Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस का ये फ्री कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स 23-24 लेक्चर करा चुके हैं। एंड ये सारे लेक्चर में मैंने सबसे पहले लिया है यूनिट नंबर 1, दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। सो डेफिनेटली ये बात सही है कि मैं सारे इसमें आपको पूरा कोर्स कराने वाली हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस एक ही फीस है, विच इज़ कि शेयर करते रहो, व्यूज़ लाते रहो एंड लाइक्स लाते रहो एंड कमेंट्स में कोई भी डाउट होता है तो पूछिए, ज़रूर पूछिए। आज का जो टॉपिक है वो आइडियोलॉजी है हमारी, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है ना? यानी कि पश्चात्यवाद या फिर आपका उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, तो इसमें 3 शब्द हैं ऑब्वियसली। इज़्म और वाद जब भी लगता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि यार एक विचारधारा है, ये विचारधारा की पहचान होती है। और विचारधारा क्या होती है, मैंने आइडियोलॉजी वाले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया है। मॉडर्न मॉडर्न ऑब्वियसली आधुनिक या आजकल के ज़माने का मॉडर्न कहते हैं, आधुनिक है। एंड पोस्ट मॉडर्निज़्म क्या है? पोस्ट यानी कि मॉडर्न के बाद का, यानी कि आपका कि उत्तर आधुनिकतावाद कि यार ठीक है, हमारा वर्ल्ड क्या था, मैंने देखो ऊपर एक छोटी-सी आपको इमेज दिख रही होगी, प्री मॉडर्न कि जब सोसाइटी नहीं थी तो हमें क्या लग रहा था, जैसे एक ब्लैंक बिंदु, समझ में नहीं आता कि क्या है, क्या नहीं है, कुछ चीज़ों की समझ नहीं थी। जैसे ही मॉडर्न बने तो हमें एब्स्ट्रैक्ट थोड़े आइडियाज़ आए कि ग्रोथ कहाँ पे होनी है, हमें डायरेक्शन मिली, क्या करना है, क्या नहीं है, वो पता चला। अब आता है पोस्ट मॉडर्निज़्म कि ज़्यादा ही डायरेक्शन मिल गई है, तो ज़्यादा डायरेक्शन मिल गई है, इसका नुकसान क्या है? इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस डायरेक्शन में जाएँ। एक्चुअल रियलिटी क्या है? क्या अगर हम किसी चीज़ को, हर चीज़ को हम चैलेंज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिबरलिज़्म उदारवाद आया, उदारवाद ने बोला था, सिंपली एक चीज़ बोली थी कि इंडिविजुअल हमारे लिए एंड है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल है, उसी का ही फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा ऐसा कुछ चीज़ बोली। हमने बोला कि चलो ठीक है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन फिर हमें लगा कि उसमें कमियाँ हैं, कि बहुत ज़्यादा हम बोल रहे हैं फ्रीडम देने के चक्कर में कुछ चंद लोगों की फ्रीडम हो गई, बुर्जुआ क्लास का, एक पर्टिकुलर क्लास की फ्रीडम हो गई, बाकी सब लोगों की फ्रीडम नहीं हुई। वर्कर्स की बात ले लो, चाहे पेजेंट्स की बात ले लो, इवन अगर मैं बात करूँ फेमिनिज्म की, वो जो का भी एक आर्ग्यूमेंट होता है कि लिबरलिज्म में सबको इक्वल राइट्स मिले, फीमेल को क्यों नहीं मिले, एलजीबीटीक्यू ग्रुप को क्यों नहीं मिले, मल्टीकल्चरल सोसाइटी क्यों नहीं बनी, आपकी इन्वायरमेंट को मद्देनजर क्यों नहीं रखा गया? तो कहीं ना कहीं हर एक चीज को, हर एक विचारधारा को, जो भी चीज अभी प्रेजेंट है, सबको चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है? सो ये हम ऑब्वियसली जब हम आइडियोलॉजिज़्म, ये आइडियोलॉजी या फिर ये अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, तो ये वाला विचारधारा हम डेफ़िनिटली पढ़ते हैं कि पहले सारी विचारधारा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि यार सब में कुछ ना कुछ कमी है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि परफेक्ट आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं है। तो पोस्ट मॉडर्निज़्म एक तरीके से एक आंदोलन है, ठीक है? जो कि मिड टू लेट 20th सेंचुरी में आपका आया। ठीक है? और ये कहाँ पे आया? सिर्फ़ ये पॉलिटिकल साइंस में नहीं आया, आर्ट, ठीक है? आर्किटेक्चर, आपका क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, आपका इकोनॉमिक्स, हर एक इस एरा में, हर एक डायमेंशन में आता है। बट आप बोलोगे कि फिर मैम हम इसे सिर्फ़ पॉलिटिकल थ्योरी में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो हर एक जब भी विचारधारा बोलती है तो विचारधारा कहीं न कहीं पॉलिटिक्स से एक्चुअली रिलेटेड तो है। ठीक है? तो अब हम मॉडर्निज़्म को बेसिकली, हम पोस्ट मॉडर्निज़्म को अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में डिफ़ाइन करूँ तो मैं ये बोलूँगी कि जो हमारे आधुनिक काल था, यानी कि आधुनिक तरीके से जो हम चीज़ें करते थे, उससे थोड़ा-सा जब हम अलग हट के चीज़ें कर रहे हैं, दैट इज़ आपका पोस्ट मॉडर्निज़्म। अब अलग हट के क्या कर रहे हैं, चाहे हम चैलेंज कर रहे हैं, चाहे हम दूसरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सारी चीज़ें पोस्ट मॉडर्निज़्म में आएगी। अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैम तो उल्टा और घुमा-घुमा के चीज़ें बोल रही हैं, बट कुछ क्लियरली चीज़ें नहीं बता रही है। इसका मतलब क्या है कि कोई क्लियर डेफिनिशन है ही नहीं, ठीक है? थोड़ा बहुत जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड ने डिफाइन करने की कोशिश की थी, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन उनकी बुक थी उसमें। मुझे बताइए कौन से ईयर में आई थी? एंड वो भी मैं अभी थोड़ी देर में उस पे बात करती हूँ, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली पोस्ट मॉडर्निज़्म को इतना डिफाइन करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें यही नहीं पता कि इसका दायरा क्या है? ठीक है, हमें ये नहीं पता ये बाउंड्री है और उसके अंदर की चीज़ों को ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है। इसकी कोई डेफ़िनिट टर्म नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, एब्सोल्यूट क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोशिश कर रही है, ये एक ऐसी विचारधारा है जिसको चाहिए एब्सोल्यूट पूर्ण सच, ठीक है? पूरा एब्सोल्यूट ट्रुथ का ये सोच रहे कि हम ढूँढेंगे। बट एब्सोल्यूट ट्रुथ नाम की कोई चीज़ होती है क्या? सच का कोई अंत है क्या? आपको आज जो सच लग रहा है, उस समय लगा कि लिबरलिज़्म हमारी सच्चाई है। 1 मिनट। तो फिर समझ में आ गया कि नहीं भई, आप गलत थे। सोशलिज़्म भी है, मार्क्सिज़्म भी है, बहुत सारी विचारधारा आई, मिक्स्ड इकोनॉमी आई। हमें कभी भी हम सैटिस्फाई नहीं हुए। जो चीज़ हमें लगा कि अभी के लिए सत्य है, बाद में वो क्रिटिसाइज़ हुई, बाद में आलोचना हुई, क्वेश्चन उठे, चेंज हो गया सिस्टम।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट सच हमें किसी को भी नहीं पता। दैट इज वाई क्या हो रखा है कि ये सच की तलाश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम थोड़ा क्या करते हैं, हम बात करते हैं, हर चीज को क्वेश्चन करने की जरूरत करते हैं। इससे अब ये अच्छी चीज है कि बुरी? बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक बेस बन रहा है, एक हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, ये जो चीज है ये हमने सही की या गलत की, किस तरीके से करनी चाहिए थी, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी। तो जीन फ्रैंकोइस लुटार्ड ने बेसिकली जो इसको डिफाइन किया है, वो उन्होंने डिफाइन किया है इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नरेटिव। ठीक है, एक एक शब्द को मैं डिटेल में बताती हूँ इसमें। तो सबसे पहली बात करते हैं नरेटिव की। ठीक है, सबसे लास्ट शब्द नरेटिव। हम बोलते हैं ना कि आपका नरेटिव क्या है, आपका विचार क्या है, आपका परिप्रेक्ष्य क्या है, आप कैसा सोचते हैं। तो ऑब्वियसली हर एक चीज का ना अपना एक नजरिया होता है, नरेटिव होता है, नजरिया चीजों को देखने का। सो लिबरल जो थे, उन्होंने लिबरलिज्म को ऐसे देखा कि फ्रीडम है सबके लिए, एक अच्छी चीज है, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ आपके सोशलिस्ट, ठीक है, आपके समाजवादी, उन्होंने लिबरलिज्म को कैसे देखा, यार इन्होंने तो क्लास में विभाजन कर दिया सोसाइटी का। मार्क्स ने कैसे देखा, ये विभाजन है जो सोसाइटी का ना, ये ऐसे नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं बुर्जो वाली क्लास का स्टेट वाले के साथ, स्टेट के साथ कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, और ये इतनी इजीली तो अपनी पावर देंगे नहीं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। कंजर्वेटिव ने क्या सोचा, उन्होंने बोला स्टेट ऑफ नेचर में जो प्रॉपर्टी थी, वो सब कुछ थी, वो कहीं ना कहीं हमारी धरोहर है, हमें कंजर्व करके रखनी चाहिए। फेमिनिस्ट ने कैसे देखा सेम चीज को, उन्होंने देखा कि यार इन्होंने स्वतंत्रता तो दे दी, इक्वल की बात भी कर दी, बट हमें तो नहीं मिले राइट्स। मल्टीकल्चरलिज्म ने बोला कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी चूज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये चूज करने के चक्कर में कहीं ना कहीं मेजोरिटी माइनॉरिटी तो है। अब जो माइनॉरिटी कल्चर है उनको तो नहीं मिले राइट्स। इन इकोलॉजिस्ट ने क्या देखा लिबरलिज्म को, उन्होंने देखा कि यार ये जो डेवलपमेंट है, ये सब करने के चक्कर में, पूंजीवाद व्यवस्था लाने के चक्कर में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को पीछे छोड़ दिया, जिसके वजह से हमारा अस्तित्व भी खतरे में है। तो हमने तो नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर लिबरलिज्म उदारवाद को देखने के बाकी आइडियोलॉजी जिस बेसिस पे, जिस आधार पे आई, तो सबके अलग अलग नजरिए थे। ठीक है, नरेटिव, ये होता है नरेटिव। जो पहला शब्द इसमें तीन वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनक्रेडुलिटी, मेटा, नरेटिव। ठीक है ना। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, मेटा का मतलब क्या होता है। अब अगर मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में ये चीज बताना चाहती हूँ। एंड कहीं ना कहीं आपने भी अपने स्कूल यूनिवर्सिटीज में एक चीज देखी होगी। सपोज हर कोई स्टूडेंट है, आपको पता है, अगर आपने एडमिशन लिया तो हर एक स्टूडेंट की एक फाइल बनती है जिसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स आपके कहीं ना कहीं एडमिन डिपार्टमेंट, आपके एडमिशन सेल, या फिर आपके कहीं ना कहीं आपके कॉलेज में रखे होते हैं। तो जब भी आप स्कूल लीव करते हो, ये सब करते हो, तो आपका पूरा डेटा उनके पास होता है। लेकिन अब एक बात बताओ, अब कॉलेज है, स्कूल हैं, तो उनके पास तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग ईयर के हैं। 2011 वाला बैच भी है, 12 वाला बैच भी है, अभी तक 2023 वाला बैच भी है। इतने सारे बच्चे हैं। तो अगर आप गए, आपका था 2018 वाला बैच सपोज फॉर एग्जाम्पल, और आपको अचानक से कुछ चीज चाहिए थी, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे और आपने उनसे मांगे, एक मिनट, ठीक है, आपने उनसे डॉक्यूमेंट मांगे, तो वो क्या करेंगे, वो क्या पूरा अपना अभी तक का जितने, अगर समझ लो उस यूनिवर्सिटी को 10-15 साल हो गए, तो वो क्या अभी तक पूरे सबके डेटा में खोजेंगे? हाँ या ना? नहीं ना। सारे कोर्सेज में नहीं खोजेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हर किसी ने अपने ना एक इंफॉर्मेशन रख रखी होती है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में? इंफॉर्मेशन इस चीज के बारे में कि उन्होंने डेटा कहाँ रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका MBA था, आपका BA या पॉलिटिकल साइंस है, तो उनके फाइल्स अलग होंगी। 2011 के स्टूडेंट्स BA वाले की अलग होगी, 12 के इधर, ये सबकी अलग। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी पर्सन होगा, उसको सीधा तो पता नहीं होगा, उसको हर चीज तो पता नहीं होगी ना, उसने कहाँ रख रखी है। लेकिन उसने ना एक डेटा, एक टेबल जरूर बना रखा होगा कि 2011 के BA वालों की फाइल इस वाले कबर्ड में है, 2012 की इस वाले कबर्ड में है। तो ये क्या है कि डेटा जो भी मैंने रखा है उसके बारे में, डेटा कि कौन सी चीज मैंने कहाँ पे रखी है, तो वो क्या होता है, डेटा ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं, मेटा। ठीक है, दैट इज मेटा। अब इन दोनों को जोड़ के समझते हैं। मेटा नैरेटिव का मतलब क्या हो गया? नैरेटिव मतलब होता है आपका नजरिया, मेटा का मतलब होता है नजरिया आपका यही क्यों है, कि ये वाले नजरिए इकट्ठे रख दो, ये वाले नजरिए इकट्ठे रख दो, आपका यही नजरिया, ये नजरिया का डेटा कि हर कोई इस तरीके से ही क्यों सोचता है,
उसके बारे में लेना कि ये वाली फाइल कहाँ है, ये वाला नजरिया कहाँ है, कौन सी आइडियोलॉजी में है। ठीक है, सो बेसिकली इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव। ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, मेटा नैरेटिव के प्रति अविश्वसनीयता, कि ये जो मैंने डेटा रखा है कि क्या मैंने सही रखा है नहीं रख रखा, हम संदेहजनक होते हैं। और जब हम संदेहजनक होते हैं तो हम हर एक चीज को क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हैं, प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं। दैट इज द क्या बोलते हैं, रेलेवेंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकतावाद को जीन फ्रेंकोइस लोटार्ड ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जो भी आपका नैरेटिव है, कि आपका यही नजरिया क्यों है, यही स्पेसिफिक क्यों बना, और ये इस समय में क्यों बना, बाद में क्यों नहीं बना, ये जो होता है ना, इसके खिलाफ, इसके प्रति अविश्वसनीयता, ये होती है पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है ना, इस रूप से अभिव्यक्त किया था कि हमेशा हम पूछते कि यार ठीक है, आपने यही क्यों सोचा, कुछ और क्यों नहीं सोचा। ठीक है, ये बेसिकली काम होता है पोस्ट मॉडर्निज्म का, कि भाई ये क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म वाले स्वतंत्रता क्यों दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो लिमिटेड लोगों को क्यों दे रहे हैं, सबको क्यों नहीं दे रहे। अगर वो सबको नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स क्या है कि उनकी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी में फॉल्ट है। तो हर चीज को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म की कोई भी बाउंड्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमको नहीं पता कि क्रिटिसिज्म के परिणाम स्वरूप हम क्या चीज नई ढूंढने वाले हैं या हमें क्या चीज नई मिलने वाली है। लेकिन कुछ विशेषताएं डेफिनेटली होती है। इनकी विशेषताएं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पोस्ट मॉडर्निस्ट बिलीव करते हैं कि जो ट्रुथ है ना, इस रिलेटिव, कि सत्य सापेक्ष है, कि कुछ भी चीज सही नहीं है। समझ लो, आप भी सही हो सकते हो सेम सिचुएशन में, मैं भी सही हो सकती हूँ। आप भी सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, और मैं भी सच बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, लेकिन हम दोनों एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसका मतलब क्या है ना, कि आपका सच आपके हिसाब से, आपका कंटेक्स्ट है, उसका संदर्भ है। मेरा सच मेरे हिसाब से उसका संदर्भ है। और हर एक इंडिविजुअल के पास ये पूरी छूट है कि वो अपना सच खुद बताए, खुद पहचाने। तो ये कोशिश करते हैं कि हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ ढूंढना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे लोग अपना, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबका फेमिनिस्ट हर कोई अलग अलग तरीके से होता है, हर कोई सोशलिस्ट अपनी अलग अलग डिग्री में अलग अलग तरीके से है, चैलेंज करते हैं कि कोर रिलीजियस एंड कैपिटलिस्टिक वैल्यू को, कि पूंजीवादी जो मूल्य हैं और रिलीजियस धार्मिक जितनी भी वैल्यूज है, वो क्या उससे हमें सच में स्वतंत्रता मिल रही है, क्या उससे सच में हमें फायदा हो रहा है, या फिर हमें चेंज चाहिए। तो चेंज की तरफ बदलाव है, लेकिन उसका चेंज के पीछे जो इनका उद्देश्य है वो क्या है, सच ढूंढना। क्योंकि सच ये जानते हैं, ये इनका मानना है कि सच ही ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलते हैं, इनका व्यू है कि जो वर्ल्ड है ना, अगर मैं वर्ल्ड को बाहर से देखूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो लोग लड़ रहे हैं, दो लोगों को लड़ रहे हैं जब वो, और मुझे बाहर से एज अ न्यूट्रल तटस्थ पर्सन की तरह देखना है, बिल्कुल अनबायस्ड होके किसी की तरफ पक्ष ना लेते हुए, तो मैं उसमें से आपको बता सकती हूँ कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकती हूँ, तर्क के बेसिस पे, कारण के बेसिस में बहुत सही से बता सकती हूँ। मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन वही चीज अगर मैं अपने, मेरे कोई दो अच्छे दोस्त लड़ रहे हैं, मेरी फैमिली और बाहर वाले कोई लड़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा क्या हो जाऊंगी, तो मैं आपका कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ कर दूंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रीजन है वो मैंने एक बाहर की दुनिया में रीजन निकाल लिया, लेकिन जब वो बात मेरे पे आई या मेरी फैमिली पे आई या फिर मेरे दोस्तों पे आई, तो फिर क्या हो गया, तो फिर मैंने वहां पे लूप होल्स ढूंढ लिए। तो कहीं ये जो विचारधारा है, ये जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर जो हमारा बन रखा है सोसाइटी में, क्या ये एक पर्टिकुलर लोगों का भला करने के लिए है, कि या फिर ये सच में लोगों के भले के लिए है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये बोलता है कि एक बार वर्ल्ड को अंदर रह के, दुनिया में रह के और दुनिया के बाहर रह के अगर हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये बोलते हैं कि किसी के पास भी, लेकिन ट्रुथ कौन, अब क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है, हमने क्रिटिसाइज तो कर दिया, हमने क्वेश्चन तो कर दिया, लेकिन जो ट्रुथ है, अल्टीमेट जो मेरी सच्चाई है, या फिर जो भी चीज मैं आइडियाज बनाना चाहती हूँ कि हाँ कौन सी आइडियोलॉजी सही है, कौन सी आइडियोलॉजी गलत है, वो कौन बताएगा। ठीक है, किसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। बिकॉज अगेन, अगर आप किसी को अथॉरिटी दे दोगे तो क्या पता वो अपने हिसाब से ट्रुथ मान ले। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था, सत्य सापेक्ष है। जो उसको ट्रुथ लगता है, मे बी मुझे फॉल्स लगे, ठीक है, मेरे को वो झूठ लगे, लाई लगे। सो दे गिव एम्फेसिस ऑन द डिस्कोर्स, डिबेट एंड डेमोक्रेसी। तो ये कहते हैं कि इसका एक तरीका है जिसके थ्रू हम सही सच तक पहुंच सकते हैं। पहला है डिस्कोर्स, आपस में बातचीत करो, डिबेट करो, कोई प्रॉब्लम है तो डिबेट करो, और जो डिसीजन लो किसके बेसिस पे, सहमति, डेमोक्रेसी के बेसिस पे आप डिसीजन लो। ये प्रोटेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, ये सपोर्ट करते हैं
इकोलॉजिस्ट का ये डिफेंड करते हैं मदर अर्थ को, कि पोस्ट मॉडर्निज्म ब्लेम करते हैं वेस्टर्न सोसाइटी को कि उन्होंने क्या कर रखा है, नेचर को उन्होंने बर्बाद किया है। एंड इसकी वजह से, और उसका उन्होंने विचारधारा क्या रखी, नेचर को बर्बाद करने का बहाना क्या रखा, विचारधारा, कैपिटलिज्म, आइडियोलॉजीज, ये आपका लिबरलिज्म। तो ये कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ये विचारधाराओं में भी कुछ गड़बड़ है। ये डिफेंड करते हैं फेमिनिज्म को और जो होमोसेक्सुअल्स का जो कॉज है उसको, बिकॉज ये बोलते हैं कि ये इनका सच है, तो इनका सच तो ये दिख नहीं रहा ना दुनिया को, तो ये सामने आना चाहिए और इनको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ये बोलते हैं कि देखो साइंस और टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, और लेकिन कहीं ना उन्होंने अपने प्रॉमिस पूरे नहीं किए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी बुरी चीज नहीं है, बल्कि जो उनको यूज कर रहे हैं, जो उसका मिस यूज कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो बुरे लोग हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी आड़ में तुम क्या करते हो, इन्वायरमेंट को नुकसान, लोगों पे आधिपत्य, ठीक है, अपना मोनोपोली एकाधिकार बना देना, ठीक है, गवर्नमेंट को, रिलीजन्स को कहीं न कहीं एक ढाल की तरह, टूल की तरह यूज़ करना, दैट इज़ नॉट गुड, ये कहते हैं। ये बोलते हैं कि जो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज़्म है, वो एक कारण है जिसकी वजह से आपका वॉर हुआ है, बिकॉज़ हेंस प्रोपोज़ एंड यूनाइटिंग सेपरेट कंट्री, इसलिए बोलते हैं कि सब लोग साथ में रहने चाहिए। हालाँकि साथ में आप वैसे रूप में रह सकते हो, इश्यूज़ में रह सकते हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता है जहाँ पे 2 बर्तन होंगे तो टकराएँगे ही। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं और पावर है, इन्फ्लुएंस का गेम है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो आपके बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, हर कोई ये चाहेगा ना कि मेरे पास आए वो चीज़ें। सो डेफिनिटली वॉर आपका है, क्यों? क्योंकि वॉर के पीछे का रीज़न क्या है? राष्ट्रवाद, कि हर कोई चाहता है कि मेरा नेशन सबसे सुप्रीम हो, वो सबसे ज़्यादा हो। उस कहीं न कहीं उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों में और प्रॉब्लम आ रही है। इनका दावा है कि जो कलेक्टिव ओनरशिप है, कि आपका क्या है, कलेक्टिवली आप कुछ चीज़ ओन ओन करते हो, वो क्या है, वो आपके वो मोस्ट फेयरली एडमिनिस्ट्रेटेड गुड एंड सर्विसेज़। तो इनके हिसाब से कहीं न कहीं ये सोशलिज़्म की तरफ हल्का-सा रुख है कि भई इक्वालिटी होनी चाहिए, सब में इक्वल विभाजन होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल डेफिनिटली नहीं है। सॉरी, सभी को पता है थोड़ा मेरा तबीयत खराब चल रही है, बट क्लासेस इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल जो थीम है पोस्ट मॉडर्निज़्म का, वो ये होता है कि जो इंटेलेक्चुअली जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने अज़्यूम कर लिया, मान लिया कि जो मॉडर्न आपका पीरियड है, मॉडर्न पीरियड आपका कब बेसिकली माना जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन में ना सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाला पीरियड माना जाता है, क्योंकि उसके बाद ना आपका ये जो कॉलोनिज़्म है वगैरह, ये सब खत्म हुआ था, एंड काफ़ी सारी जो पुरानी बेकार चीज़ें थी, जैसे कि रेसिज़्म वगैरह, रंग-भेद वगैरह, इसको भी खत्म करने की बात की गई थी। 1 मिनट। तो ये कहते हैं कि मॉडर्निज़्म में बहुत सारे चेंजेस आए, बट उसमें चेंजेस में भी बहुत कमियाँ थी, तो उसको हम चैलेंज करते हैं। पहला ये बात करते हैं कि रियलिटी क्या है, वो भी नेचुरल रियलिटी। आपकी रियलिटी, मेरी रियलिटी नहीं, प्राकृतिक रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यूज़ ऑफ लॉजिक का, रीज़न का क्या रोल है समाज में। रीज़न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है कि आपका बाकी सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, लोगों में रिलेशन इम्पोर्टेंट है कि क्या, ठीक है? जैसे लैंग्वेज एक टूल है बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और आइडियोलॉजी को फैलाने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लैंग्वेज बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि अगर आपको किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, या आप नहीं कर सकते उसको। ऐसे ही जैक्विस टरीडा ने बोला था, डिकंस्ट्रक्शन की बात की थी। इन्होंने बोला था कि देखो डिकंस्ट्रक्शन हमेशा सोसाइटी में होता रहा है। डिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो भी चीज़ तुम अभी तक सीख रखे हो, तुमने सारी चीज़ें कर रखी है, उन सब चीज़ों को भूल जाओ, डिकंस्ट्रक्ट कर लो। कि जैसे हम पीएचडी में आते हैं, हम एज़ अ फ्रेश रिसर्चर आते हैं, तो हमें बोलते हैं अभी तक का जो सिखा रखा है उसे हटाओ। ये जो अब हम सिखा रहे हैं कि भई इस तरीके से ये चीज़ें होती है, इस तरीके से आइडियोलॉजीज़ होती है, उस पे फ़ोकस करो, एंड देन हम आगे बढ़ो, ठीक है ना? एंड देन आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये सब चीज़ें करो, ठीक है? तो इस पे बात होती है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपके दिमाग में पहले से ही मॉडर्निज़्म को लेके बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, देन आप उसको वही, कि अगर मैं सेम एक लड़ाई में बाहर से देख रही हूँ और एक लड़ाई में मैं खुद हूँ, अगर मैं लड़ाई में खुद हूँ, तो मैं उसमें कुछ गलत नहीं देखूँगी, मैं अपना साइड देखूँगी। लेकिन अगर वो चीज़ मैं बाहर से देख रही हूँ, तो मुझे दोनों साइड क्लियरली नज़र आएगी, एंड कहीं न कहीं उसके पीछे ज़्यादा लॉजिक होगा, ठीक है ना? अब इसमें क्या है कि हमेशा ना फ्रेडरिक नीशे ने आपका बात की थी कि भई आपका जो ट्रुथ है ना, वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, इंस्पायर द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, ठीक है? फिर उन्होंने बोला था कि हम ना ट्रुथ को ना ऐसा नहीं सोचते कि ट्रुथ ढूँढना है, हम सोचते हैं कि ये हमारा उद्देश्य है,
एंड उद्देश्य के हिसाब से हम अपना ट्रुथ ढूंढते हैं, कि जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना है एंड उसके हिसाब से हम फिर गुड पॉइंट्स ढूंढते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कोई ऐसा कोई नैतिकता नहीं है, मॉरल इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है। इसमें नैतिकता वाले कोई भी फैक्ट या तथ्य नहीं है, लेकिन इसमें नैतिकता वाली व्याख्या जरूर है। व्याख्या मतलब अगर हमने डिसाइड कर लिया हमें एक चीज करनी है तो उसके अराउंड हम स्टोरी बना देंगे, कहीं से भी अच्छाई हम ढूंढ लेंगे, वो वाली चीज है। अब बात आती है कि कौन कौन से पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, जैसे कि आपके माइकल माइकल फुको आपका होगा, फ्रेडरिक नीशे, मार्टिन हेडेगर, जीन फ्रेंकोइस लोटार, जैक्विस डेरिडा, रिचर्ड रॉर्थी, ये सब लोग हैं। तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है फुको। फुको की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये मॉडर्न पॉलिटिकल लिबरेशन को ये कहीं ना कहीं बोलते थे कि सही नहीं है, बिकॉज एक तरीके से मॉडर्न यानी कि राज आपका आधुनिक, दूसरा पॉलिटिकल राजनीतिक लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद। क्या सच में था? क्या हर एक इंडिविजुअल को उनके राइट्स मिलते थे या नहीं मिलते थे? ऑब्वियसली आप सभी को पता है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वगैरह ये सब चीज़ें, क्राइम मानना, वुमेन को नहीं अधिकार देना, इंस्टीट्यूशन इस तरीके से डिज़ाइन हो रखे थे कि वो पुराने ग्रेटर फ्रीडम किसकी बात करते थे? लिमिटेड इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात करते थे। तो ये कहीं न कहीं पे मॉडर्न नहीं थे। रोल ऑफ आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आइडियोलॉजी विचारधारा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपका राजनैतिक और आर्थिक जो शक्ति है वो बरकरार रखने में। डेफिनिटली ये फुको का मानना था, ठीक है ना। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन इनकी बुक है, ठीक है। आपका बायो पावर इनकी बुक है, ठीक है, ये फुको की, ये ध्यान रखना। और भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, वो आप मुझे बताइए। नेक्स्ट आते हैं आपके जैक्विस डेरिडा। जैक्विस डेरिडा की बात करूं तो उनका कंसेप्ट है डिफरेंस, ठीक है, कि किस तरीके से आपका दो मीनिंग अपोजिट क्लाइड करते हैं। सो जैक्विस डेरिडा बात करते हैं डीकंस्ट्रक्शन की। डीकंस्ट्रक्शन ये होता है कि जो भी चीज़ अभी तक तुमने सीख रखी है, अगर मेरे को कोई आइडियोलॉजी चेंज भी लाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें सती प्रथा खत्म करके नया सोसाइटी, एक समाज में सती प्रथा मुक्त समाज ऐसा बनाना था, तो लोगों के दिमाग में ये पहले से ही था कि भाई सती करना होता है, ये करना होता है। उस चीज़ को चेंज करके एक नया सिस्टम बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले डीकंस्ट्रक्शन। जो पुरानी चीज़ सीख रहे हो उसको पहले भूल जाओ एंड देन देखो कि क्या आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना? क्या चीज़ हमें डिकंस्ट्रक्ट करके क्या नया आपको विचार डालना है। इनकी काफ़ी सारी बुक थी, जैसे राइटिंग एंड डिफरेंस, मार्जिन ऑफ फिलॉसफी एंड स्पेक्टर ऑफ मार्क्स। एमएआर के नहीं है, एमएआरएक्स है। देन आते हैं आपके रिचर्ड रॉर्थी। रिचर्ड रॉर्थी की मैं बात करूं तो इन्होंने बेसिकली काम किया है लैंग्वेज का क्या रोल है, भाषा का क्या रोल है, और साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का क्या रोल है किसी भी बदलाव लाने में। तो इन्होंने बोला है कि जो पॉलिटिकल इशू है ना वो किस पे, कि लैंग्वेज के हिसाब से। जैसे कि अगर मैंने ऐसा बोला कि भाई कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेगा। नहीं, मैंने ऐसा बोला कि देखो हम न्यूक्लियर वेपन कभी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ऐसा बोला तो ये तो सीधे डिक्लेयर है कि भाई मैं वॉर वगैरह इन सब का सोच रही हूँ। और अगर मैंने ऐसा बोला कि भाई न्यूक्लियर वेपन मैं बना के रख रहे हैं हमारी स्टेट, लेकिन कभी यूज़ नहीं करेंगे, हमारी पूरी पॉलिसी है। तो इसमें मेरा है ना क्या है, इस वाले सेंस में क्या हो रहा है, हमारी एक पॉजिटिव इमेज जा रही है। हालाँकि न्यूक्लियर वेपन दोनों के इसमें हम बना रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन से खतरा भी है। लेकिन एक में मैंने बोला कि हम तो भाई बना रहे हैं, कोई कुछ भी कर ले। तो इसमें क्या है, नेगेटिव आ रहा है कि बहुत एटीट्यूड है, बहुत ही घमंडी है और कभी भी ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर मैंने बोला कि हम बना रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, कभी यूज़ नहीं करेंगे और कभी भी ऐसा लोगों के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो एक अलग इमेज आती है। यानी कि आपका लैंग्वेज का और आपके माइंड का, साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। तो वैसे ही आइडियोलॉजी जो विचारधारा है हमारे सामने ऐसे प्रकट की जा रही है और किस तरीके से वो है, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये रिजेक्ट करते हैं आइडिया कि कोई ऑब्जेक्टिव ट्रांसजेंडर, ये बोलते हैं कि भाई देखो, ये अगर मैं वास्तविकता में बोलूँ तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते एमसीक्यू की तरह कि हाँ एक ही आंसर सही है और बाकी सब गलत है। रियल लाइफ में क्या है, व्याख्या होती है, इंटरप्रिटेशन होती है, सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सब अपने हिसाब से चीजें समझते हैं। सो बेसिकली ये बोलते थे कि लिबरलिज्म, उदारवाद सही है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है, ठीक है, वो आपका, और उसको बात करते थे कि ठीक है ये लिबरलिज्म में प्रैक्टिकली सही है कि फ्रीडम मिलना चाहिए, बट साथ साथ इक्वालिटी भी होनी चाहिए, साथ साथ आपकी डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। तो इसे सोशल डेमोक्रेसी पे भी बात करते थे। इनकी बुक क्या है, फिलॉसफी एंड द मिरर नेचर, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रैग्मेटिज्म, कि कोई चीज को प्रैक्टिकली यूज करने का और उसकी थ्योरी का एक दो अलग डिफरेंस होता है, ये इन्होंने बात की थी। क्योंकि मैंने एक थ्योरी दे दी कि न्यूक्लियर वेपन हमें बनाना क्यों है, सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसको मैंने कन्वे दो तरीके से किया, तो दोनों में हमारी इमेज अलग जाएगी। नेक्स्ट इनकी बुक है कंटिजेंसी, आयरनी एंड सॉलिडारिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जीन फ्रेंकोइस लोटार, वही पर्सन जिन्होंने
ये थोड़ा हिम्मत की थी कि पोस्ट मॉडर्निज्म की डेफिनेशन एटलीस्ट वो दुनिया के सामने लेके आए। ठीक है, इन्होंने बोला था लिबरल कैपिटलिज्म के कम्युनिज्म हमारा क्या आया है कि लिबरल कैपिटलिज्म का एक ऑल्टरनेटिव आया है, लेकिन क्या कम्युनिज्म बहुत सही है, क्या उसमें बुराइयां नहीं है? ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट कंडीशन, ठीक है ना। तो जैकुस डरीदा का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डिकंस्ट्रक्शन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी इनका बात आएगी। डिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? डिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि क्वेश्चन रेज करना, कि जो भी चीज, जो भी अभी हम जिंदगी जी रहे थे, जो भी हमारी कल्चरल लाइफ थी, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस थी उसमें, कुछ अच्छी बात थी, कुछ बुरी बात थी, क्या वो सब कुछ सही है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है? अगर गड़बड़ है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछो, उनका बताओ कि किस तरीके से दोनों में मीनिंग में डिफरेंट है, किस तरीके से आपका सारी चीज़ें आपका डिफरेंस आ रहे हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट आता है मार्टिन हेडिगर, ये बात करते हैं बीइंग इन टाइम, यानी कि देखो, टाइम के हिसाब से ऑब्वियसली चीज़ें चेंज होती है, तो डेफिनिटली ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विचारधारा की गलती है। हमें पता है हमारा समाज भी गतिशील है, तो उसका भी कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक फिनोमिनोलॉजी बनाओ कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की, इस तरीके से हम घटना विज्ञान और अस्तित्ववाद के पर विकास पे बारे में बात करते थे। इन्होंने बोला था कि जो फिलोसॉफिकल सिस्टम है, तो ये दार्शनिक जो पूरी प्रणाली है ना, वो उसका काम ही क्या है? उसका काम है क्वेश्चन रेज करना कि हम अभी जो है कैसे हैं, क्यों है, ये सारी चीजें। रिकॉग्नाइजिंग द ह्यूमन एसेंस, कि भाई हम इस दुनिया में जी रहे हैं, तो क्या हम कर रहे हैं सही है, गलत है, ये सब चीजें, और क्या वो समय के हिसाब से सही है, क्या वो इंसान के हिसाब से सही है, उस पे बात करी थी इन्होंने। और इनकी बुक क्या थी? बीइंग एंड टाइम इनकी बुक थी। ठीक है, जीन फ्रेंकोइस लोटार्ट का मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दिया था। उस उन्होंने मैंने आपको अच्छा, ये वाला पॉइंट हमने बात नहीं की थी। इन्होंने बोला था कि स्केप्टिज्म है, थोड़ा संदेहजनक थे कि जो लोग हैं उनकी विचारधारा है वो कहीं ना यूनिवर्सल थ्योरीज ऑफ हिस्ट्री पे भी आधारित है, कि जो हिस्टोरिकली जो हिस्टोरियंस जो पुराने थिंकर्स हैं उन्होंने समाज को कैसे देखा है उस पे आधारित है। अब देखो, समाज तो एकदम चेंज हो गया है। अगर चेंज हो गया है तो साइंस ने भी अपनी अथॉरिटी ऑब्वियसली लॉस्ट टू इट्स अथॉरिटी ड्यू टू साइंस लॉस्ट टू इट्स अथॉरिटी। तो कहीं न कहीं जो विज्ञान है, सब कुछ है, सब डिसीजन मेकिंग सब चेंज हो गई है। तो अगर चेंज हो गई है तो प्रैक्टिकैलिटी भी बदल गई है, और अगर प्रैक्टिकैलिटी भी बदल गई है तो पुरानी विचारधारा अभी सेम तरीके से तुम कैसे यूज़ कर सकते हो? ये तो क्वेश्चन है, डेफिनिटली है। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब कहीं न कहीं लूप होल्स हैं हमारे मॉडर्न लाइफ में भी। तो मॉडर्न लाइफ में जो भी लूप होल्स है उसको चैलेंज करने के लिए क्या आया? पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद या आधुनिकतावाद के बाद का टाइम। सो अभी के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल थ्योरी वाला यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। कल थोड़ा हमारे थिंकर्स रह गए थे ना, मल्टीकल्चरलिस्ट वाले 4-5, वो करा दूँगी मैं 15-20 मिनट का, हालाँकि संडे है बट स्टिल थोड़ा आ जाना, ठीक है? 15-15 मिनट ही आ जाना, बस उतने में हो जाएगा। एंड फिर मंडे से यूनिट नंबर 2, एंड इस चीज़ को अच्छे से शेयर करना। देखो हमने कितने सक्सेसफुली 1 यूनिट कर ली है, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया, सब कुछ आ गया है, ठीक है? तो ठीक है, आना कल, ओके? और इसे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट्स बहुत ज़्यादा किया करो, एंड पूछा करो कोई भी डाउट हो तो, एंड कमेंट में फीडबैक ज़रूर दिया करो, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।